हाँ बैठ। देखिए आज जो हम लोग का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी दैनिक जीवन से संबंधित जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी कैलोरी वैल्यू, आपके शरीर की ग्रोथ, सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये सब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से ही मेंटेन होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कितना जो है आपको कैलोरी वैल्यू काम करने के लिए चाहिए, दौड़ना है तो कितनी कैलोरी वैल्यू चाहिए, तो ये सब आपके न्यूट्रिशन से ही मेंटेन होती है। सोते समय न्यूट्रिशन या डाइट कम चाहिए, नॉर्मल वर्किंग में डाइट कम चाहिए, हार्ड वर्किंग में डाइट ज़्यादा चाहिए। तो डाइट का मतलब न्यूट्रिशन से है, डाइट का मतलब क्वांटिटी से नहीं है। जैसे आप देखते होंगे सामान्य अनाज है, गेहूँ है, चावल है, इसमें कैलोरी वैल्यू की तुलना में आप देखते होंगे जो पुराना जो मोटा अनाज है, कोदो है, कुटकी है, कम खाते थे तो ज़्यादा कैलोरी वैल्यू मिलती थी। ठीक है, चना है, पौष्टिक ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल बात है कैलोरी वैल्यू की, ना कि जो है क्वांटिटी की। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में अब जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब, ये न्यूक्लिक एसिड, वाटर, ये कई पार्ट्स हैं। तो उन सब को मिला करके हमारा एक कंप्लीट डाइट बैलेंस होती है। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और वाटर। ठीक है, तो हमारी ओवरऑल डाइट का जो चार्ट है उसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम संतुलित मात्रा में उपयोग करते हैं तो हमारी जो जनरल आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर हमें जो एनर्जी की आवश्यकता है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है, और प्रोटीन, लिपिड भी उसमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए ताकि शरीर में अन्य ज़रूरतें पूरी हो जाएं। इसके बाद निश्चित मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स, जल, न्यूक्लिक एसिड उस मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को संचालित करने के लिए चाहिए। तो आज हम पहला टॉपिक विटामिन्स उठा लेते हैं इसमें से, फिर क्रम से अगले टॉपिक हम लेते चलेंगे। तो विटामिन के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो है कि ये अत्यधिक सीमित मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइट में एक निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। इनकी उपस्थिति एंजाइम्स की तरह कार्य करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, जिससे पाचन की क्रिया, एब्जॉर्प्शन की क्रिया, शरीर में होने वाले ब्लड के निर्माण की क्रिया, बोन्स के विकास की प्रक्रिया, शरीर में एपिथेलियम की रिपेयरिंग, बालों की ग्रोथ, यानी शरीर की सभी तरह की क्रियाओं को मेंटेन करने या तेज करने के लिए जो आवश्यक एलिमेंट है, वो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, वही विटामिन है। और सामान्यतः हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इनका तो ध्यान रखते हैं, कम से कम ये तो कोशिश करते हैं कि हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। लेकिन उस डाइट में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स अगर संतुलित मात्रा में हैं तब तो डाइट का पूरा लाभ मिल पाता है। अन्यथा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बाद में हमें देखने को मिलती हैं कि हम लोग खाना तो खूब खा रहे हैं, उसके बावजूद हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने डाइट चार्ट को ध्यान देना जरूरी है। तो विटामिन
के बारे में पहले जानकारी नहीं थी। हम लोग एक डाइट में संतुलन ज़रूर रखते थे कि हमारी डाइट में सब चीज़ें हों, लेकिन ये जानकारी शुरू में नहीं थी कि विटामिन हमारी डाइट में उपलब्ध है या नहीं है। ठीक है, शुरुआत विटामिन के बारे में बाद में हुई कि जब नया ऑब्जर्वेशन आए तो पहली बार आप एक विटामिन टर्म का उपयोग किसने किया था? फंक ने, ठीक है ना, और ल्यूनिन ने पहली बार विटामिन को खोजा था। तो फंक ने विटामिन टर्म का उपयोग किया। ल्यूनिन ने ये बताया कि विटामिन एक ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करने या तेज करने का काम करते हैं, और मूलतः विटामिन कोएंजाइम है। अगर बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो विटामिन क्या है? कोएंजाइम है। यानी कोएंजाइम यानी इनकी सहायता से ही एंजाइम सक्रिय होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो शरीर के अंदर जब पहुँचेंगे तभी आपके एंजाइम सक्रिय होंगे। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मालूम है कि स्टमक में HCl होता है, सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस निर्मित होता है। अब गैस्ट्रिक जूस जब तक गैस्ट्रिक जूस में HCl नहीं होगा तो गैस्ट्रिक जूस के अन्य जो एंजाइम्स हैं वो सक्रिय नहीं होंगे। ठीक है, तो HCl क्या होगा? एक तरीके का कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है, उन एंजाइम्स को सक्रिय कर रहा है। ठीक है, यानी एसिडिक नेचर जब तक नहीं होगा तो लीवर के एंजाइम्स निष्क्रिय रह जाएंगे। इसी तरह से इंटेस्टाइन में जब तक नेचर बेसिक नहीं होगा, क्षारीय नहीं होगा, तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। तो ऐसे अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कोएंजाइम्स की आवश्यकता होती है, और वो ज़्यादातर विटामिन कोएंजाइम की तरह ही कार्य करते हैं। यानी शरीर में पहले से उपस्थित एंजाइम्स जो पाचन क्रिया को तेज कर रहे हैं उनको सक्रिय करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइम सिद्ध है, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एंजाइम्स, ठीक, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है ये। विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम्स। ठीक है, और तो एंजाइम्स अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम विटामिन्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि अधिकांश विटामिन कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। ठीक, अब इन विटामिन को देखा गया कि ये किस तरह से हमारे शरीर में उपयोग किए जाते हैं, तो ये अध्ययन करने पर ही पाया गया कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट के साथ डिजॉल्व होते हैं या घुलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जल के साथ घुलते हैं। तो इस आधार पर हमने इनको दो वर्गों में बांट लिया। पहला वर्ग है फैट सॉल्युबल विटामिन, और सेकंड क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सामान्य तौर पर हम लोग खाने में के बाद पानी तो लेते हैं, वो विटामिन तो घुल जाते हैं, लेकिन खाने में अगर फैट नहीं है तो बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो घुलेंगे ही नहीं, और जब तक घुलेंगे नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। यानी डाइट में एक निश्चित मात्रा लिपिड की होना आवश्यक है। ठीक है, घी, तेल जो भी हम लेते हैं वो लिपिड की एक निश्चित मात्रा डाइट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आजकल बहुत सारे लोग बिना घी वाला जो भोजन लेते हैं वो उनको जानकारी नहीं है, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं कि विटामिन उनके डाइट में होता है लेकिन वो घुलता नहीं है, और जब तक वो घुलेगा नहीं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा माइक्रोविलाई में। ठीक है, तो और बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ये चार महत्वपूर्ण विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक, विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी क्या नाम है? कैल्शियम। विटामिन ई टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के क्या? नेप्थोलिन।
तो A, D, E और K ये 4 विटामिन हैं। इन 4 विटामिन के बारे में आपको पहले डिस्कस कर देते हैं। विटामिन A का नाम है रेटिनॉल। ये नाम रेटिना से में पाई जाने वाली रॉड सेल के आधार पर पड़ा है, ठीक है ना। होता क्या है, आपको सामान्य तौर पर देखा होगा कि जब भी किसी की आई साइट वीक होती है, आंखें कमज़ोर होती हैं, तो विटामिन ए के कैप्सूल दिए जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से आँखों में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स, एक कोन सेल्स, ठीक है। दिन में देखने के लिए कोन सेल्स होती हैं, या प्रकाश में देखने के लिए कोन सेल्स होती हैं, और अंधेरे में देखने के लिए रॉड सेल्स होती हैं, ठीक है। रॉड ट्यूबलाइट रॉड से समझ में आ जाएगा। तो अब रॉड सेल जो हैं वो विटामिन ए की सहायता से ही ग्रो कर पाती हैं। इसलिए जब विटामिन ए कम होगा किसी की डाइट में तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत हो जाती है, रतौंधी बोलते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो रेटिनॉल का सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए सभी विटामिन के स्रोत क्या हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि विटामिन ए कॉड लिवर ऑयल में काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड फिश के लिवर का ऑयल के कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं जो विटामिन ए की आपूर्ति के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बटर, मिल्क ये मुख्य स्रोत हैं, और लीवर ये मुख्य स्रोत हैं विटामिन ए के। हरी सब्जियां, गाजर खासतौर से उसमें विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो डाइट में अगर सीजन में गाजर और ऑफ सीजन में आपके कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल अगर ले लिए जाएं तो शरीर की विटामिन ए की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, और आपको सामान्य तौर पर जो विटामिन ए की कमी से बीमारियां होती हैं वो नहीं होने पाती हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से 2 मुख्य डिजीज आपने पढ़ी होंगी। एक कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरी डिजीज है जीरोथेर्मिया, ठीक है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस या किरेटाइसिस, ये 2 डिजीज़ और भी देखने को मिलती हैं। दोनों में अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नाइट हमने क्या बताया, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। तो सामान्य तौर पर ऐसी शिकायत जब शाम होने के बाद स्पष्ट दिखना कम हो जाए उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन ए आँखों में रॉड सेल्स के निर्माण को सपोर्ट करता है, और रॉड सेल्स रात में देखने में सहायक होती हैं। जैसे ही आप रोशनी से एकदम से अंधेरे में आते हैं तो जो बाहर की ओर कोन सेल्स है वो इंटर कन्वर्जन करती हैं, रॉड सेल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो थोड़ा जो गैप होता है उस गैप पे हमें रोशनी से अंधेरे में आने के समय कम दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सेल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं तो रॉड सेल्स सक्रिय हो जाती हैं और हमें सही दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो वो रॉड सेल्स जो अंधेरे में देखने के लिए होती हैं वो विटामिन ए द्वारा बनाई सेल के सपोर्ट से बनती हैं, और इनकी कमी से रॉड सेल्स कम संख्या में बचती हैं, इसलिए अंधेरे में कम दिखाई देता है। दूसरी जो शिकायत होती है आँखों में, जो आउटर लेयर है कंजक्टिवा, आई की आउटर लेयर है कंजक्टिवा, फिर कॉर्निया, ठीक है। तो कंजक्टिवा में काइटिन का जमाव होने लगता है। बाहरी जो परत है आँखों की उसमें क्या होता है, काइटिन का जमाव होने लगता है। केराटिन या काइटिन का जमाव होने से क्या होता है, बाहरी परत बहुत रफ या खुरदरी सी हो जाती है। अब आपको मालूम है कि आँखों में क्या स्थिति है कि जैसे आप पलकें हैं, पलकों के बाद जस्ट कंजक्टिवा है, ठीक है, उसके बाद कॉर्निया है। तो कंजक्टिवा में बाहर एक साइड में दोनों तरफ कुछ लिक्विड सिक्रेट होता रहता है, जिससे ये पलकें आसानी से ऊपर नीचे रोटेट होती रहें, मूवमेंट करते रहें। पलकें दिन भर रोटेट होती हैं, और अगर ये कभी धूल भी आँख में पड़ जाए तो आपको पलकें चलने में बहुत परेशानी होती है। और अगर काइटिन का जमा हो जाए इस कंजक्टिवा में और पलकें चलेंगी तो वो रफ काइटिन, जिससे नाखून या स्किन के हार्ड पार्ट बनते हैं,
वो अगर यहाँ जमने लगे तो लगातार जब पलकें चलेंगी तो आँखों की आउटर लेयर घर्षण के कारण ब्लीडिंग उसमें होने लगेगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जिसमें काइटिन का जमाव आँखों में होने लगता है, उसके कारण से ब्लाइंडनेस की शिकायत आती है, इसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ऑप्थेल्मिया मतलब आई, आंखें कैसी होती हैं, शून्य हो जाती हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं अंधापन। तो विश्व की 90% ब्लाइंडनेस के केस का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी है। ठीक है, मतलब ये सोच लीजिए कि जब हम अवेयर नहीं थे इन विटामिन से के बारे में बहुत ज़्यादा, तब अधिकांश लोग पूरी ज़िंदगी जिस समस्या को झेलते थे उसका कारण सिर्फ हमारी डाइट थी। लोगों को पता ही नहीं होता था कि वास्तव में क्या कारण है। एक अच्छा स्वस्थ बच्चा सिर्फ डाइट डिसबैलेंस होने से पूरी ज़िंदगी अंधा रहता था और उसको ज़िंदगी का कोई भी जो है सुख नहीं मिलता था। ठीक है ना, एक सामान्य सी जो है डाइट को हम बैलेंस करके आंखों को बचा सकते थे, लेकिन जानकारी हमें नहीं थी। तो इसकी आपूर्ति अगर कर दी जाए तो आप कंजक्टिवा में होने वाले काइटिन के जमाव को रोक करके जीरोप्थेल्मिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सही समय पर अगर इसकी आपूर्ति हो जाए तब। अगर आंखों की आउटर लेयर घर्षण के कारण खत्म हो गई, खराब हो गई, ब्लीडिंग हो गई, तो फिर वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ की खत्म हो जाती है, अंदर प्रकाश की किरणें जा नहीं पाती हैं और इमेज अंदर नहीं बन पाती। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीरोप्थेल्मिया। यही काइटिन अगर स्किन में जमने लगे या केराटिन स्किन में जमने लगे तो उसको केराटाइटिस या डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो त्वचा में अगर जो है ये काइटिन केराटिन का जमाव होने लगे तो झुर्रियाँ बनने लगती हैं। ठीक है, स्किन में स्केल्स लाइक जो है सिकुड़न सी आ जाती है, वो स्केली स्किन की शिकायत वही है डर्मेटाइटिस। ठीक है, और क्या है, केराटाइटिस काइटिन के जमाव के कारण डर्मिस में खुरदरापन, रूखापन और उसके बाद इन्फेक्शन की शिकायतें होती हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए के बारे में आपका डिस्कशन हो गया और विटामिन ए की डाइट क्या होगी वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, विटामिन ए के मुख्य स्रोत में क्या आपने बताया, कॉड लिवर आयल है, गाजर है, हरी सब्जियां तो है ही हैं, मिल्क और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है सभी एनिमल्स का जो शरीर के विभिन्न विटामिन्स मिनरल्स को स्टोर करता है। और लीवर अगर नॉन वेज डाइट है, आप कलेजी लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी डाइट बैलेंस होती है। मिल्क दूसरा बहुत अच्छा स्रोत है जिसमें सभी विटामिन्स मिल जाते हैं, कुछ विटामिन्स को छोड़ करके। ठीक है ना, दूसरा विटामिन, ये तो दोनों कंप्लीट हो गए विटामिन ए। दूसरा विटामिन है आपका कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, आपको मालूम है कि हमारा शरीर किससे बना है, बोन्स से। ठीक है, और बोन्स किससे बनी है, कैल्शियम से। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करने वाला विटामिन डी है। यानी डाइट में विटामिन डी अगर कम है तो कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाएगा, और कैल्शियम का अगर अवशोषण कम होगा तो शरीर की वृद्धि और विकास धीमा हो जाएगा। ठीक है ना, शरीर की बोन्स लचीली या कमज़ोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरी विशेषता ये है विटामिन डी की कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा स्वयं बना देती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सन शाइन विटामिन। ठीक है, सन शाइन विटामिन या विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वतः बन जाता है या त्वचा द्वारा बना लिया जाता है, और वेज डाइट में इसकी कमी होती है। मिल्क एक अच्छा स्रोत है विटामिन्स का, लेकिन वेज डाइट में आप देखेंगे तो शाकाहारी भोजन में विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत मशरूम है। ठीक है, इसके अलावा लीवर और मिल्क तो है ही है विटामिन के स्रोत, और विटामिन डी सामान्य तौर पर हमारी त्वचा खुद बना लेती है। और विटामिन बी उन लोगों में कम हो जाता है जो लोग धूप में कम रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित समय तक शरीर को धूप मिलना आवश्यक है ताकि शरीर की विटामिन की ज़रूरतें पूरी हो सके। ठीक है, हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक सिस्टम चलता है, बहुत सारे विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया स्वतः बना लेते हैं, और वो विटामिन हम बाहर से नहीं मिल रहे, लेकिन बैक्टीरिया उसको बना करके हमारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। लेकिन वो तब लेकिन आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं डाइट में,
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो यूज करते हैं, तो वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं, जो विटामिन बना रहे हैं, उनको भी नष्ट कर देती हैं। आपके शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो आपको बचाती हैं, लेकिन दूसरा नुकसान क्या करती हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं जो आपके लिए विटामिन निर्माण का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ जब भी ली जाती हैं तो उसके साथ में एक मल्टीविटामिन जरूर जोड़ा जाता है, ताकि उस समय तक जब आपके शरीर में बैक्टीरिया कम है, विटामिन का निर्माण कम हो गया है, तो आपका डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो उसको सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है ना। तो अब विटामिन डी अगर कम होगा तो बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कम होगी। ये तो मान समझ में आ रहा है, क्योंकि विटामिन डी ही शरीर में माइक्रोबिलाई से ब्लड में कैल्शियम को एब्जॉर्व करने के लिए सपोर्ट कर रहा है, कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित कर रहा है। वो कैल्शियम ब्लड के साथ बहते हुए हमारे बोन्स में जाता है और बोन्स में वो कैल्शियम इकट्ठा होता है। और अगर विटामिन डी कम है तो बोन्स में कैल्शियम कम होगा, बोन्स स्पंजी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। और शिशु अवस्था में जब बच्चा छोटा है तो बोन्स लचीली होती हैं, उस समय अगर कैल्शियम की कमी होगी तो ऐसी स्थिति में जब शरीर का पूरा वजन विटामिन शरीर पैरों पर पड़ेगा तो बच्चों की अस्थियाँ, पैरों की अस्थियाँ ऐसी तिरछी हो जाती हैं। ठीक है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बोन्स लचीली हैं, फ्रैक्चर तो नहीं होता, लेकिन शरीर का वजन जब बढ़ रहा है तो बोन्स में हार्डनेस कम है, कैल्शियम कम है, तो कठोर कम नहीं है, तो उस कारण से जब शरीर का वजन बढ़ेगा तो बोन्स तिरछी हो जाती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? रिकेट्स। रिकेट्स वह स्थिति है जब कैल्शियम की कमी शिशु अवस्था में होती है, तो कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स जो शिशु अवस्था में लचीली हैं उन पर शरीर का भार पड़ने के कारण बोन्स तिरछी हो जाती है, और एक बार बोन्स अगर तिरछी हो गई तो फिर वो दोबारा सही नहीं हो पाती। यह स्थिति कहलाती है रिकेट्स। ठीक है। लेकिन लचीली होने के कारण बोन्स का फ्रैक्चर नहीं होता शिशु अवस्था में, और साथ में शरीर की वृद्धि भी धीमी होती है। दूसरी स्थिति क्या है? अगर ये विटामिन डी की कमी वयस्क अवस्था में होती है तो ऐसे में बोन्स की ग्रोथ तो हो चुकी है, लेकिन बोन्स में कैल्शियम कम होने के कारण बोन्स स्पंजी होती हैं, फ्रेगाइल या भंगुर हो जाती है, तो हल्का सा भी कोई ठोकर लगती है तो फ्रैक्चर का खतरा बना रहता है। उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोब्लेसिया। रिकेट्स और ऑस्टियोब्लेसिया ये दो डिजीज़ जिनको हम कह रहे हैं, डिजीज़ नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, बीमारियां नहीं है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। यानी डाइट में विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स या ऑस्टियोब्लेसिया की शिकायतें देखने को मिलती हैं, और साथ में शरीर की वृद्धि में कमी, ग्रोथ में कमी। ये तो कॉमन शिकायत आपको समझ में आ रही है। विटामिन डी अगर कम होगा तो हाइट और शरीर की वृद्धि दर धीमी हो जाएगी, और अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है या ज़्यादा है तो ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है। तो डाइट में इसलिए विटामिन का होना आवश्यक है। मिनरल्स हम पढ़ेंगे, कैल्शियम का रोल, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है विटामिन डी ही कैल्शियम का अवशोषण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। तीसरा विटामिन कौन सा है? विटामिन ई या टोकोफेरॉल। ठीक है। टोको ये शब्द है, आपने अगर नेरीज पढ़ा हो, फाइलम एनिलिडा में एक एनिमल है नेरीज। ठीक है। नेरीज में उसकी बॉडी देखेंगे तो बॉडी का आधा पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ सा होता है, हेटेरोनेरिस स्टेज है इसकी। तो हेटेरोनेरिस स्टेज में पीछे वाले भाग में पैरापोडिया होते हैं और यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं, तो इसको बोलते हैं इपीटोकी रीजन, इसको बोलते हैं एटोकी रीजन। एटोकी रीजन और इपीटोकी, टोकास मतलब जहाँ पर गैमीट्स बने। ठीक है। तो इस रीजन में गैमीट्स का निर्माण होता है, और ये क्या है? एटोकी, ये इपीटोकी। तो आपको टोको शब्द का मतलब उपयोग बता रहे हैं,
टोको मतलब टोकोफेरॉल ऐसा विटामिन जो गैमीट्स के विकास को प्रेरित करता है, ठीक है, वो टर्म वहाँ से उठाया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया, टोकोफेरॉल वह विटामिन है जो स्पर्म और ओवा के निर्माण को प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या काम करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को प्रेरित करता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से दो वो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा आपकी जर्म सेल्स में स्पर्म या ओवा का विकास होता है, ठीक है। जर्म सेल्स कहाँ होती हैं? टेस्टिस में। मेल की टेस्टिस में कौन सी जर्म सेल होती हैं? मेल जर्म सेल्स होंगी, है ना, और ओवरी में फीमेल जर्म सेल्स होंगी। तो दो टेस्टिस में जो जर्म सेल्स हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा स्पर्म में विकसित होंगी, ओवरी में जो जर्म सेल्स हैं oogenesis द्वारा ओवा में विकसित होंगी, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरीज में नई सेल्स को बनाने और उनके द्वारा गैमेट्स के विकास को प्रेरित करने में विटामिन ई काम करता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी शरीर के अन्य भागों में भी नई सेल्स को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। और नई सेल्स जो भी बनती हैं उनके निर्माण के लिए क्या चाहिए? जब सेल डुप्लीकेट होंगी तो सेल के डुप्लीकेशन के लिए डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होना पड़ेगा। तो इसका मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन को प्रेरित करेगा। डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो 1 से 2 डीएनए बनेंगे, फिर सेल डिवीजन को प्रेरित करेगा, जिससे 1 से 2, 2 से 4 नई सेल्स बनेंगी। और जब नई सेल्स बनेंगी तभी तो आपके नए गैमेट्स बनेंगे। और तो वही फंक्शन वो सोमेटिक सेल्स में भी करता है। जर्मिनल सेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के द्वारा नए स्पर्म और ओवा बनाता है। सोमेटिक सेल्स में नई सेल्स बना करके शरीर की रिपेयरिंग करता है। अगर कहीं पुरानी सेल है तो उसको हटा करके, क्षतिग्रस्त भाग है, डैमेज है कोई सेल, उनको जल्दी से तेज़ी से बना करके और रिपेयरिंग करने का काम करता है। तो निश्चित तौर पे जब नई सेल होंगी वो अपेक्षाकृत अच्छी होंगी तो शरीर भी आपका सुंदर होगा। इसलिए इस विटामिन को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ठीक है ना। इसके कैप्सूल जो है मसाज में यूज किए जाते हैं, बालों में भी यूज किए जाते हैं। तो बालों में अगर विटामिन ए कैप्सूल यूज करेंगे, हेयर सेल्स को जो है ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मसाज में यूज करेंगे, स्किन सेल्स में डिवीजन को प्रेरित करेगा, उससे ग्लो आ जाता है, नई सेल्स आपकी ग्रो करती हैं। और अगर डाइट में है तो पूरा शरीर आपका ग्रो करेगा। इसलिए उसको जो है हम सुंदरता बढ़ाने वाला ब्यूटी विटामिन कहते हैं। वास्तव में ये इस विटामिन का काम क्या है? शरीर में सेल्स के निर्माण को प्रेरित करना, सेल्स के विकास को प्रेरित करना, डीएनए और आरएनए के निर्माण को प्रेरित करना, और टेस्टिस और ओवरीज में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को प्रेरित करना। और निश्चित तौर पे जब ये विटामिन कम होगा तो क्या शिकायत आएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रक्रिया धीमी होगी या रुक जाएगी, ठीक है। तो इसकी कमी से स्टेरिलिटी या नपुंसकता की शिकायत होती है, ठीक है। ऐसे मेल्स या फीमेल्स में बच्चों को जन्म देने की क्षमताएं कम हो जाती हैं या नहीं, ठीक। चौथा विटामिन आपका कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन या फिल्लोक्विनोन भी कहते हैं। अगर वेजिटेबल से मिल रहा है तो फिल्लोक्विनोन, अगर नॉन वेज डाइट से मिल रहा है तो नैप्थोक्विनोन कहते हैं। ओवरऑल ये विटामिन के का काम है शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का काम करना, रक्त के थक्का बनाने में सहायता करना, ठीक है। अचानक कोई चोट लगती है तो उस क्षतिग्रस्त भाग में ये विटामिन सपोर्ट करता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा ना होने पाए आपकी जो कहीं पर भी कोई तो इसीलिए इस विटामिन को बोलते हैं एंटी-हीमोरेजिक। एंटी-हीमोरेजिक विटामिन, ठीक है। जैसे ये क्षतिग्रस्त भाग है, ये हाथ
में इतने भाग में चूल लगी। तो ये विटामिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके और फाइबर यानी तंतु जैसी संरचना से बना है, और ये फाइब्रिन का एक ऐसा जाल सा बन जाता है स्किन के इस भाग में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और फाइब्रिन के इस जाल में आरबीसी मान लीजिए बड़े आकार की है, तो वो बड़े आकार की आरबीसी फाइब्रिन के जाल से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। और कुछ समय तक रोक करके ये यहाँ पर शरीर में ब्लीडिंग को धीरे धीरे रोक देता है, जिससे शरीर को अनावश्यक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो विटामिन के हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जितने भी बीन्स हैं, पालक है और सहजन है। सहजन एक बड़ी अच्छी सब्जी है जिसमें लगभग सभी विटामिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो अच्छे भोजन के स्रोत के तौर पर, न्यूट्रिशन के स्रोत पे सहजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें सभी विटामिन की आपूर्ति हो जाती है और विटामिन के सभी हरी सब्जियों में मिलता है, ठीक है। अब ADE के 4 विटामिन हो गए, ये सब के सब कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक। दूसरे विटामिन का ग्रुप है वाटर सॉल्युबल विटामिन का, जिसमें विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स आते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन हैं, इसलिए उसको बोल दिया गया विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम विटामिन C को पढ़ लें, उसके बाद B कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन C का नाम क्या है मालूम है आपको? एस्कॉर्बिक या विटामिन C, ठीक। और सेकंड क्या है, B कॉम्प्लेक्स। एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज़्यादा किसमें होता है, आंवला में, ठीक है। सभी खट्टे पदार्थ जिसमें मौसमी, नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में विटामिन C पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्कर्वी। स्कर्वी के बारे में अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका फंक्शन जान लें। स्रोत तो आपको समझ आ गया, सभी खट्टे पदार्थ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन C आंवले में होता है। इसलिए ध्यान करिए, आपको पहले पुराने समय में हम लोग कि यहाँ कल्चर में क्या था, इसमें हर, बहेरा और आंवला था, ठीक है। हर, बहेरा और आंवला, ये हम लोग के यहाँ आदत में था। पेट के डाइजेशन को सही करने के लिए हर काम करती है, ठीक है। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में सपोर्ट करते हैं, बहेरा मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आंवला आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो शरीर में अगर इम्यूनिटी है और शरीर के मेटाबॉलिज्म सही है तो अपने आप विभिन्न तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहेंगे। इसलिए पहले त्रिफला एक आम कल्चर का पार्ट था और वो आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन C होता है। विटामिन C को एंटी इन्फेक्टरी या एंटी इन्फेक्शियस विटामिन B कहते हैं। तो ये क्या, संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला विटामिन कहलाता है, क्योंकि विटामिन C आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में जो भी एंटीजेंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ के निर्माण को प्रेरित करता है। इसलिए आपको ध्यान हो, कोरोना काल में विटामिन C और जिंक दिया जाता था, ठीक है ना। विटामिन C किसके लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर, ठीक है। और जिंक किसके लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम को तेज करता है। पाचन की क्रिया को तेज करने के लिए जो एंजाइम्स आपके शरीर में भोजन का पाचन करते हैं, वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम जिंक करता है। तो जिंक को बैठ दिया जाता था। जिंक जीरा में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जब जीरा आप खाते हैं, जीरा बटी या जीरा के चूर्ण देखा, पाचन क्रिया तेज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स तो हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो
इसीलिए जिम किस में है आपके हर में है, ठीक है। तो आपको क्या दिया जाता था, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें दी जाती थी ना। तो ऐसे ही इधर पर विटामिन सी का काम है। विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और साथ में शरीर के जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है और ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी मसल्स के विकास को प्रेरित करता है, आयरन के और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है। अब देखिए आयरन का एब्जॉर्प्शन जब प्रेरित करेगा विटामिन सी तो अपने आप आपके शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में बनेगा, ठीक है। बिना आयरन के हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो शरीर डाइट में अगर विटामिन सी कम है तो डाइट में आयरन होने के बावजूद भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कैल्शियम डाइट में है, उसका एब्जॉर्ब करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो विटामिन सी के कई लाभ हो गए, ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। शरीर में जो मसल्स हैं, जैसे विटामिन सी की जानकारी के लिए कि शरीर में कम है या ज़्यादा, तो एक सामान्य सिम्टम है स्कर्वी में क्या होता है, दांतों में कोई कड़ा अगर फल खाते हैं तो दांतों के हिलने के कारण ब्लीडिंग होने लगती है मसूड़ों में। इसका मतलब मसूड़ों में जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन सी की कमी के कारण, पता चल जाता है हमें स्कर्वी है, ठीक है। मसूड़ों से रक्तस्राव होना स्कर्वी का एक आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। इसका मतलब मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है। और विटामिन सी या खट्टे पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेने पर ये कमियाँ अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। और शरीर में विटामिन सी हमने बताया कि आयरन कैल्शियम के अवशोषण, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के लिए और साथ में एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। यानी शरीर की जो डाइजेशन की क्रिया है, मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उनको भी सामान्य गति से चलने में सहायता करता है या तेज करने में सहायता करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन आपको मालूम है, जैसे आपने कोई हैवी डाइट ली, पूड़ियाँ खाएं, तो अगर आप पूड़ी के साथ पनीर खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होगी। पूड़ी के साथ अगर कद्दू खा रहे हैं तो कद्दू में बहुत सारे विटामिन हैं ऐसे जो एंटीऑक्सीडेंट के काम तरह काम करते हैं, तो वो तेज़ी से उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, एंजाइम्स को सक्रिय कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं विटामिन सी। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, जिससे मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। और उसके बाद आ गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, आप सोच रहे हो B4 कहाँ गया, तो पहले कभी जो है क्रम से सब विटामिन थे, देखा गया ये विटामिन ना होगी कोई और चीज़ है तो हटा दिया गया लिस्ट से, है ना। तो विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B12, ठीक है, फोलिक एसिड। ये बी कॉम्प्लेक्स में ये सभी विटामिन होते हैं। और कभी भी आप कोई टॉनिक लीजिए, डॉक्टर अक्सर जब कभी वीकनेस होती है तो टॉनिक लिख देते हैं, मल्टीविटामिन टॉनिक। या आप बहुत सारे बूस्ट यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन एक्स पाउडर है, कॉम्प्लान है, और कौन सा यूज करते हैं, हॉर्लिक्स है, इस तरह के जो बूस्ट यूज करते हैं उन सब में कुछ और नहीं होता, बस ये विटामिन, ठीक है, और कुछ नहीं है। होता क्या हमें डाइट में क्या, हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन हमारा जो डाइट में न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हैं कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं होती। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जो आपके बूस्ट हैं, इस तरह के जो पाउडर हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी ऐसा पाउडर लेते हैं तो उसका कंटेंट जरूर देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। होता है ना बहुत सारे ऐसे पाउडर हैं जिनमें सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप लेके चले जाते हैं। तो अगर आप उसमें देख लेंगे कि सब चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप उसको प्रेफर करिए, ठीक है। उसकी बैलेंस डाइट में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विटामिन B1 पहला विटामिन है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनिक एसिड, B5
B6 क्या है? बायोटिन। ठीक, B7 है बायोटिन। पायरिडॉक्सिन कौन सा है? ध्यान नहीं आ रहा है? चलो अभी हम ही देख लेते हैं। थाइमीन, विटामिन B1, ये तो मालूम है आपको, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। विटामिन B2 कौन सा है? राइबोफ्लाविन है। विटामिन B3 कौन सा है? निकोटिनिक एसिड है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो बायोटिन विटामिन B7 है। B7 कौन सा है? बायोटिन। ठीक, बायोटिन का विटामिन B12 साइनोकोबालेनिन है ना? साइनोकोबालेनिन। फोलिक एसिड आपको मालूम ही है, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स हम एक साथ इनको बोल देते हैं सामान्य रूप से। तो पहला विटामिन है आपका B1 या थाइमीन, ठीक है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये समझ लीजिए, सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने विटामिन हैं सभी को एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, शरीर के एंजाइम्स को सक्रिय करने का, ठीक है ना। दूसरा, ये अधिकांश इनमें से विटामिन शरीर की जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई एंजाइम की तरह काम करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जानते हैं, जब भोजन डाइजेस्ट होने के बाद माइक्रोबियल से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के माध्यम से कोशिका में पहुंच जाता है, तो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया चलती है, या न सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसको कह लें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे कि ग्लूकोज से लास्ट में क्या बनता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके क्रेब्स साइकिल द्वारा पूरी तरह से टूट करके ऊर्जा देता है। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपने देखा कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला था वो 3 कार्बन वाला 3-फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसराइड बाद में 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड में चेंज होता है। अब हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जब भी फैट मेटाबॉलिज्म होती है या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होती है, तो उसमें जो 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड था जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए बना, तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से भी एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी लास्ट में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। यानी वो दोनों मेटाबॉलिज्म एक हो गई। भोजन के विखंडन के बाद कार्बोहाइड्रेट के विखंडन से भी एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, लिपिड के विखंडन से भी एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, और प्रोटीन के विखंडन से आपने देखा होगा एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और कई तरह के कीटो एसिड बनते हैं। वो कीटो एसिड क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर उपयोग कर लिए जाते हैं। तो ओवरऑल चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कीटो एसिड हो या आपके एसिटिल कोएंजाइम ए हो या ग्लूकोज हो और ग्लूकोज से बनने वाले पायरुविक एसिड हो, ये सभी बाद में एक ही प्रोसेस में जाके ब्रेक डाउन होते हैं या विखंडित होते हैं, ठीक है। और उस विखंडन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर हो रही है, जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड टूट करके आपको ऊर्जा दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भोजन के विखंडन के बाद कई जगह पर NAD बनता है, NAD से NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में। तो NADH2 के निर्माण में जो ऊर्जा में कन्वर्जन होता है ATP के निर्माण में, कई जगह पर ये कोएंजाइम्स के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काम होता है। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, वहाँ पर एक काम होता है, ठीक है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन को तेज कर रहे हैं, इसका मतलब शरीर की मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे हैं। जब मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे हैं, इसका मतलब भोजन को तोड़ करके आपको ऊर्जा उपलब्ध करा रहे हैं।
और हमारे शरीर में एक ऑटोनॉमिक सिस्टम काम करता है कि जब शरीर के अंदर आपका भोजन ब्रेक डाउन होगा तभी आपको भूख लगेगी। जैसे ही आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होगा तभी आपको भूख लगेगी। आपके हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर होता है, तो जब तक ये एंजाइम्स आपके पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो भोजन का विखंडन धीमा होगा। भोजन का विखंडन अगर धीमा होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है। और औसत एक कैलकुलेटेड डाटा है, जानकारी है कि अगर ये विटामिन डाइट में ना हो तो एक बार की डाइट को डाइजेस्ट होने में 20 वर्ष लगेंगे। विटामिन और एंजाइम्स अगर ना हो तो भोजन के पाचन में 20 वर्ष लगेंगे। बिना एंजाइम्स के भोजन का पाचन नहीं हो पाता, और एंजाइम्स बिना को एंजाइम्स के काम नहीं करते। को एंजाइम्स आपके विटामिन है, ठीक है ना। तो डाइट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये जो विखंडन की पूरी प्रक्रिया है शरीर में, भोजन के पाचन की जो क्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद आप देखते हैं कि जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूरॉन्स के लिए चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मसल्स के लिए चाहिए। तो ब्रेकडाउन के बाद वो चीज़ें आपके शरीर में जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो पहुँच जाती हैं। तो विटामिन B1 की कमी से एक रोग होता है बेरी बेरी, आपने पढ़ा होगा। और बेरी बेरी क्यों होता है उसके बारे में भी शायद पढ़ा हो। बेरी बेरी या पॉलीन्यूराइटिस, ये दो डिजीज विटामिन B1 की कमी से। ये है क्या, अगर आप फंक्शन जान जाएंगे तो अपने आप डिजीज समझ आ जाएंगे। शरीर में मसल्स और न्यूरॉन्स की ग्रोथ को विटामिन B1 प्रेरित करता है, शरीर की पेशियों के विकास में सहायता करता है और तंत्रिकाओं के पुनर्निर्माण में, तंत्रिकाओं के विकास में सहायता करता है। ठीक है। और अगर B1 कम होगा तो तंत्रिकाएं ठीक प्रकार से उनको डाइट नहीं मिल पाएगी, इसलिए न्यूरॉन्स डिजनरेट होने लगेंगे। और न्यूरॉन्स डिजनरेशन के कारण क्या होता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आपके शरीर में संवेदनाएं धीमी हो जाती हैं, आपकी कार्य क्षमता भी घट जाती है। और जो भी न्यूरॉन्स हैं वो मसल्स के को आदेश देते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने दो चीज़ें बताई, विटामिन B1 क्या करता है, न्यूरॉन्स और मसल्स की एक्टिविटीज़ को प्रेरित करता है, तेज करता है, उनके विकास को प्रेरित करता है। ठीक है। तो अब मसल्स के विकास को प्रेरित कर रहा है, विटामिन B1 कम है तो मसल्स का विकास धीमा होगा। मसल्स में जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग को धीमा कर देगा या रुक जाएंगी, तो मसल्स का विकास और न्यूरॉन्स का विकास रुक जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब मसल्स में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या न्यूरॉन्स में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, मनुष्यों में उस डिजीज़ को बेरी बेरी कहते हैं। पेशियाँ निष्क्रिय होने लगती हैं, चलने फिरने, कार्य करने और सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है। मस्कुलर और नर्वस क्या बोलते हैं, डिजेनरेशन को बोलते हैं बेरी बेरी। ठीक है। और ये अंकुरित अनाज में B1 बहुत अधिक मात्रा में होता है, हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में होता है। अब निश्चित तौर पे ये तभी कम होगा जब शरीर में हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज या इस तरह की चीज़ें ना मिल पाएँ जिसमें B1 है। ठीक है। तो पहले शुरू में प्राचीन समय में जो लोग समुद्री यात्रा पर जाते थे, अक्सर जब लौट के आते थे तो वो बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाते थे और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती थी। तो इसीलिए हमारे भारत में तो एक प्राचीन समय में कल्चर था कि धार्मिक तौर पर समुद्र यात्रा पर रोक लगी हुई थी। कोई अगर समुद्र यात्रा पर जाता था तो उसको अपनी जाति से या धर्म से निकाल दिया जाता था। उसका उद्देश्य और कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय जानकारी नहीं थी कि यात्रा में क्या दिक्कतें हैं। लोग समझते थे कि कोई ऊपरी चक्कर इस कारण से आगे वो बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, इसलिए उसको जो है स्वस्थ रखने के लिए ये कल्चर में जोड़ दिया गया था कि आप समुद्री यात्रा पर ना जाएं। लेकिन कारण ये था कि समुद्री यात्रा पर 6-6 महीने के लंबे जो जहाज़ों की यात्राएं होती थी उनमें जो अनाज है वही मिलता था खाने को, जो सूखा अनाज है, गेहूँ है, चावल है, आटा है, हरी सब्जियां नहीं मिल पाती थी। और हरी सब्जियां न मिल पाने के कारण विटामिन B1 की जो कमी हो जाती थी, उस कारण से
मसल्स कमज़ोर होना और कभी कभी पैरालिसिस, लकवा की भी शिकायतें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये रोका जाता है। पॉलीन्यूराइटिस क्या है, बर्ड्स में भी जो विंग्स हैं वो मसल्स ही हैं बेसिकली। विंग्स में जो मसल्स हैं, जब आपका न्यूरॉन B1 कम है डाइट में तो मसल्स का विकास, और मसल्स के अलावा न्यूरॉन्स जो मसल्स को चलाने के लिए आदेश दे रहे हैं, दोनों कैसे हो गए, निष्क्रिय हो गए। मसल्स, मस्कुलर और नर्वल न्यूरल, दोनों तरीके के जो है रिडक्शन हो रहा है ना, दोनों चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। तो ऐसे में बर्ड्स उड़ नहीं पाती, कमज़ोर हो जाती हैं, और बर्ड्स अगर उड़ नहीं पाएंगी तो भोजन लेने कहाँ जाएंगी। तो ऐसे में क्या, बर्ड्स भूख के कारण, पेशियों के निष्क्रिय होने के कारण, शिथिल हो जाने के कारण पैरालिसिस या भूख की कमी से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो बर्ड्स में इसको पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं, और हम लोग में, मनुष्यों में बेरी डिजीज़ बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाली ये प्रमुख बीमारी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा विटामिन कौन सा है, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन को अन्य भी इसके नाम हैं, इसको हम लैक्टोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन भी कहते हैं। ओवोफ्लेविन या ओवोफ्लेविन क्यों कहते हैं, ओवोफ्लेविन कहते हैं आपसे। तो होता क्या है, मिल्क में होता है ना लैक्टोज शुगर, तो मिल्क में ये विटामिन होता है। मिल्क के किस भाग में, पीले वाले भाग में। गाय के में जो दूध में पीलापन होता है उसमें ये पाया जाता है, इसलिए इसको लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। और एग के जो पीला वाला जो जर्दी है उसमें पाया जाता है, इसलिए इसको ओवोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है ना। और राइबोफ्लेविन जितने भी पके फल हैं पीले रंग के, उनमें पाया जाता है। जैसे कद्दू आपका पकने के बाद पीला हो जाता है ना, तो पीले कद्दू में पकने के बाद ये राइबोफ्लेविन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। पके हुए फलों में पर्याप्त मात्रा में होता है, और इसीलिए ये हमें ध्यान देना चाहिए कि डाइट में ऐसे पके हुए फल हों या मिल्क या एग हो जिससे विटामिन B2 की कमी पूरी की जा सके, ठीक है। और ये विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन शरीर में कोएंजाइम की तरह काम करता है। NAD से NADH2 का निर्माण, NAD/NADH2 आपको मालूम है कि आपके शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं, उसके निर्माण में काम करता है। आपने फ्लेविन पढ़ा होगा, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसे सुना है राइबोफ्लेविन से। एनर्जी कंपाउंड है ना फ्लेविन, फ्लेविन, FAD, FMN, ये राइबोफ्लेविन से बनता है। ये सब कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया को तेज करके शरीर की मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता करते हैं, ठीक है। और इस विटामिन के स्रोत हमने क्या बताया, सभी पीले पदार्थ हैं जितने पके हुए फल हैं, जिसकी सहायता से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B2 की कमी से कीलोसिस, ग्लोटाइटिस और केरेटाइटिस की शिकायतें देखने को मिलती है। कौन कौन सी होता है, कीलोसिस, ग्लोटाइटिस, ग्लोसाइटिस और केरेटाइटिस। देखिए कीलोसिस क्या है, कीलोसिस ग्लोसाइटिस और केरेटाइटिस, ठीक। खासतौर से आपने देखा होगा ऐसी बस्तियों में जहाँ गरीबी ज़्यादा है, ऐसी बस्तियों में जहाँ गरीबी ज़्यादा है, वहाँ बच्चों के चेहरे आप देखेंगे तो अक्सर ये कॉर्नर्स ओंठ के फटे से होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो या ना ध्यान दिया हो। और स्किन में झुर्रियाँ सी दिखेंगी, शाइनिंग कम मिलेगी, है ना। तो विटामिन B2 ये डाइट का पार्ट है। मिल्क या एग चूँकि कम, जब आर्थिक विपन्नता होती है तो डाइट में पहले पेट भरने की व्यवस्था होती है, तो रोटी तो मिलती है सब, ठीक है। लेकिन दूध और अंडा हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन में उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, अंडा लेते नहीं हैं। दूध मिल नहीं पा रहा है क्योंकि दूध बहुत महंगा है, ठीक है।
अंडा एक प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है जो सस्ता है, और सब लोग दूध की अपेक्षा सस्ता पड़ता है और अपनी ज़रूरतें डाइट की बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन कल्चर में ना होने के कारण हम लोग उसको नहीं ले पाते या नहीं लेते, तो उस कारण से क्या होता है, ऊँट के कॉर्नर्स का फटना, किलोसिस, जीभ में फटना, जीभ में छाले होना, खुरदरी सी जीभ, ग्लोसाइटिस, और स्किन में रफनेस, खुरदरापन, स्केली स्किन, केरेटाइटिस, ये शिकायतें, काइटिन का जमा होने लगता है, झुर्रीदार त्वचा, ये शिकायतें विटामिन किसकी कमी से, B2 की कमी से देखने को मिलती हैं। और इनका उपचार क्या है, डाइट में इन सब चीज़ों को मेंटेन कर दिया जाए, बस यही इसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, इसके बाद विटामिन B3 है, जिसको हम निकोटिनिक एसिड कहते हैं। ये कोएंजाइम्स की तरह काम करता है, और निकोटिनिक एसिड किसकी तरह काम करता है, कोएंजाइम्स की तरह काम करता है। ठीक है, अब ठीक, और नर्व डिजेनरेशन को रोकता है, तंत्रिकाओं के अपह्रासन को रोकता है, और साथ में हेयर फॉल को रोकता है। ठीक है, बालों के जो जड़ें हैं उनको न्यूट्रिशन दे करके हेयर फॉल को रोकता है, और नर्व्स के विकास को भी बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, तो B3 की कमी से क्या होता है, जब भी कभी आप देखेंगे ये शिकायतें हैं, जैसे अब नर्व डिजेनरेशन का मतलब हो गया सीधा सीधा आपका सोचने समझने की क्षमता में कमी। और ऐसा एक अध्ययन है कि वेज डाइट में जो प्योर वेज डाइट लेने वाले लोग हैं, उनको एक निश्चित उम्र के साथ भूलने की शिकायत ज़्यादा होती है नॉन वेज डाइट लेने वालों की तुलना में। इसका कारण क्या है कि वेज डाइट में बहुत सारे ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ को बैलेंस नहीं कर पाते, और जैसे विटामिन B12 वेज डाइट में नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं जो कम हैं, तो किसी भी तरीके से आपके शरीर में वो डाइट में बैलेंस हो, आप कैप्सूल के रूप में लें, नॉन वेज डाइट के रूप में या वेज डाइट में लें, तो ध्यान देकर कि जिन चीज़ों में वो उपलब्ध हैं उनको आप डाइट में शामिल कर लें, ताकि आपका मानसिक स्थिति सही रहे। ठीक है, भूलने क्या, उम्र के साथ भूलने की शिकायत, तो क्या बोलते हैं आप, उस बीमारी का नाम मालूम है, नहीं मालूम, एल्जाइमर्स, एल्जाइमर होता है। एल्जाइमर कब होता है, जब नर्व्स धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है, नर्व प्रोटीन फोल्डिंग करने लगता है, डाइट डिसबैलेंस होगी, नर्व प्रोटीन फोल्ड करेगा, नर्व प्रोटीन की फोल्डिंग के कारण न्यूरॉन्स निष्क्रिय होने लगते हैं, और धीरे धीरे सोचने समझने की शिकायत समस्याएँ कम होती हैं, क्षमता कम होती चली जाती है, इसको बोलते हैं एल्जाइमर्स। और एल्जाइमर से बचने के लिए क्या है, डाइट में आपका जो चार्ट है उसको आप देख रहे हैं, इस चार्ट में कोई भी विटामिन ऐसा जो आपकी डाइट में उपलब्ध नहीं है उसको आप देख करके उसको शामिल कर लें। अगर डाइट बैलेंस कर लेते हैं तो एल्जाइमर से बच सकते हैं। ठीक है ना, उसमें विटामिन हमने बताया था, B1 भी आपका न्यूरॉन्स में काम कर रहा है, B3 भी न्यूरॉन्स में काम कर रहा है ना, तो ये सब इसमें शामिल है। तो क्या क्या शिकायत बताई हमने, विटामिन B3 कमी से न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है, और जिसके कारण न्यूरॉन्स का विकास धीमा हो जाता है, और उसको इसके अलावा दूसरा मिलता है हेयर फॉल को भी रोकने में सहायता करता है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। उसके बाद फिर कौन सा है, विटामिन B5, क्या बोलते हैं हम, पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड के बारे में आपको ध्यान हो कि जो शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कोएंजाइम्स हैं, उन कोएंजाइम्स में जो है ये पेंटाथेनिक एसिड एक बड़ा पार्ट है। कोएंजाइम्स में अब जो B5 है वो आपका काम करता है NAD को NADP में चेंज करना, NAD के विकास में, निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, और NAD और NADP 3 ATP उससे बनते हैं, आपको मालूम है। सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या करता है, NAD और NADP के
निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, और अगर ये बेटानिक एसिड कम मात्रा में डाइट में होगा तो ऐसे में हमें 4D सिंड्रोम की शिकायत देखने को मिलती है। 4D सिंड्रोम होता है डायरिया, पहले डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। देखिए, डर्मेटाइटिस त्वचा में खुरदरापन, इसके लिए इसके डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। डर्मेटाइटिस शुरू में रूखापन, त्वचा में खुरदरापन, उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता में कमी, डायरिया, लूज मोशन। तो जब शरीर में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लूज मोशन तो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होने लगेगी, और जब पानी कम होगा तो ऐसे में शरीर में डिमेंशिया की शिकायत होगी। जब इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, सोचने समझने की क्षमता में कमी, ये स्थिति आपको डायरिया के बाद आ जाती है, ठीक है ना। और लंबे समय तक अगर ये स्थितियाँ बनी रहें तो डेथ हो सकती है। आपको मालूम है डायरिया अगर हो जाए, पानी कम हो जाएगा, पानी एक निश्चित लेवल से कम होगा तो डेथ हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है वो ब्लड में मेन सॉल्वेंट आपका वाटर है, वही कम हो जाएगा। और वाटर जब कम हो जाएगा तो ब्लड के साथ जाने वाली ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगी, भोजन का है पूरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक कर जाएगा। अगर डायरिया हो गया और डिमेंशिया में मानसिक स्थिति बिगड़ जाएंगी तो उसमें अपने आप निश्चित तौर पर डेथ हो ही जाएगी अगर ये स्थितियाँ लंबे समय तक बनी रहेंगी तो, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम। अब उसके बाद विटामिन B6 है ना, विटामिन B6 को एंटी पेलाग्रा विटामिन बी कहते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एंटी पेलाग्रा विटामिन B5 को कहते हैं। B6 को पैराडॉक्सिन जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पहला तो काम ये है कि B6 RBC के निर्माण को प्रेरित करता है ना, फोलिक एसिड भी करता है, विटामिन B12 भी करता है, तीनों है। हाँ, कॉम्प्लेक्स में सबका रोल है, लेकिन B6 का रोल ज़्यादा है RBC के निर्माण को प्रेरित करना। यानी ये कम होगा तो एनीमिया की शिकायत होगी। पहली शिकायत जो है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया की शिकायत होगी। दूसरा, इस विटामिन B6 की कमी से एनीमिया के अलावा डायरिया की भी शिकायत होती है, शरीर में जल अवशोषण की क्षमता में कमी भी होती है। तीसरी शिकायत मेंटल डिसऑर्डर की होती है, मानसिक स्थितियाँ जो है बिगड़ने लगती हैं जब डायरिया होगा, वो उसका एक क्रम है। और है ना, और इसके बाद जो है लंबे समय तक अगर डायरिया बना रहेगा तो डेथ तो है, वो एक अलग उसका सेकेंडरी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज़ है लंग्स में, जब ट्यूबरकुलोसिस जानते ना, ट्यूबरकुलोसिस है ना, टीबी करना क्या होता है, लंग्स की सेल्स में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का। तो ऐसी स्थिति में तेजी से लंग्स में टीबी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो दवा दी जाती है उसके सपोर्ट में विटामिन B6 दिया जाता है, ताकि टीबी को कंट्रोल किया जा सके और बैक्टीरिया की ग्रोथ को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है ना। फिर विटामिन B7 बायोटिन है। बायोटिन का फंक्शन आपका, अच्छा देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये सब के सब हरी सब्जियों में होते हैं, लेकिन कुछ कम है कुछ ज़्यादा है बायोटिन, लेकिन हरी सब्जी में होता है, ठीक है। बायोटिन भी कोई एंजाइम की तरह काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। और B12 साइनोकोबालेमिन क्या है, कोबाल्ट युक्त विटामिन है साइनोकोबालेमिन, जो RBC के विकास को प्रेरित करता है। इसकी कमी से पेरिनीशियस एनीमिया की शिकायत होती है, ठीक है ना। एनीमिया जो है कई तरह के होते हैं, उसको हम लोग अलग से, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिनीशियस एनीमिया। हाँ, जब RBC बड़ी हो जाए लेकिन उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
आरबीसी अगर इमेच्योर रही आए, मैच्योर ना हो पाए, तो उसको बोलते हैं पेरिनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि शरीर में आरबीसी तो बनती हैं लेकिन आरबीसी मैच्योर नहीं होती। आरबीसी मैच्योर होने का मतलब हो गया सामान्य कोशिका की तरह ही आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है और जो स्पेस बढ़ता है उस स्पेस पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। स्पेस से ही ना हीमोग्लोबिन के लिए। तो जब न्यूक्लियस बना रहेगा तो हीमोग्लोबिन कम आ पाएगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसी को तो एनीमिया बोल रहे हैं ना। तो पेरिनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो और साथ में डीएनए और आरएनए के रेप्लिकेशन में सपोर्ट करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और हरी सब्जियों में पालक है, गाजर वगैरह में इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और फोलिक एसिड भी आपके शरीर में आयरन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। फोलिक एसिड की सहायता से जो हीमोग्लोबिन की मात्रा हम बढ़ा करके शरीर के एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में है तो आपका हीमोग्लोबिन की निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो आप देखते होंगे प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को फोलिक एसिड और B12 खासतौर से दिया जाता है ताकि शरीर में एनीमिया की शिकायत ना होने पाए। एनीमिया का मतलब होगा हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन की मेटाबॉलिज्म को फोलिक एसिड मेंटेन करता है और आयरन की कमी को बैलेंस करता है। फोलिक एसिड की सहायता से आप जब आयरन मेंटेन कर लेंगे तो अपने आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन में क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है और ऑक्सीजन जब पकड़ेगा तब आपका शरीर में जो भोजन है उसका विखंडन होगा और जब भोजन का विखंडन होगा तो शरीर की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से विटामिन से कोएंजाइम्स की तरह काम करते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सही हो गई। अब इसको